इस टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है और मरोड़ टोपी से होती हुई, इस कुंडली से होती हुई इस T2 टर्मिनल से बाहर निकल जाती है और हमें इसी दर्पण पे। तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और इस पे इसके प्रकार भी देखेंगे। निलंबित कुंडली धारामापी, कीलकित कुंडली धारामापी क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका कार्यविधि, उसका सिद्धांत, सब कुछ बहुत ही मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो आज का वीडियो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि फिजिक्स के पेपर में हर साल आता है, तो इसको यार आपको अच्छे से तैयार करना ही है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखने वाले चल कुंडली धारामापी और उसके दोनों प्रकार निलंबित कुंडली और कीलकित कुंडली को। ठीक है, तो यार वीडियो को प्लीज यार सब लोग आखिरी तक देखना क्योंकि जब आप लोग आखिरी तक देखोगे तभी आप लोग इस टॉपिक को समझ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे मस्त तरीके से आपका चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? देखो अगर बात करें तो नाम से पता चलता है चल कुंडली धारामापी, मतलब इसमें कोई ऐसी कुंडली होगी जो चल रही होगी अर्थात गतिमान होगी और वो क्या होगी, एक धारामापी का निर्माण करेगी। ठीक है, धारामापी मतलब धारा का मापन करने वाला। ठीक है, अर्थात चल कुंडली धारामापी जो है ये एक ऐसी इसमें कुंडली होती है जो कि धारामापी का निर्माण करती है और इसकी सहायता से हम करंट या धारा को माप सकते हैं, उसका मापन या मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो हमने लिखा चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग वैद्युत धारा का संसूचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिटेक्शन, तथा मापन अर्थात मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग धारा को माप सकते हैं कितनी धारा बह रही है। ठीक है, तो चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। फिर कहा गया चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित है। इसकी जो क्रिया है वो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले धारावाही बल आघूर्ण पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि आपका चल कुंडली धारामापी में जो कुंडली होती है वो घूमती है जिस कारण से बल आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। तो वही चीज कहा गया चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित है। अभी ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसके प्रकार समझेंगे। और बात करें ये धारामापी दो प्रकार की होती है, चल कुंडली धारामापी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है निलंबित कुंडली धारामापी जिसे बोलते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरी धारामापी है कीलकित कुंडली धारामापी जिसे बोलते हैं पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपकी दो प्रकार की धारामापी। हमने आपसे सिंपल सी बात बताई है एकदम आसान भाषा में कि चल कुंडली धारामापी का मतलब है धारा का मापन करने वाला। ठीक है, मतलब चल कुंडली धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है और चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर आधारित है। ठीक है, और इसके दो प्रकार है निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको अच्छे से समझाएंगे, उसकी संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसको शुरू करेंगे, निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी को। तो आपको अच्छे से आखिरी तक देखना है और आसानी से समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और उससे पहले यार जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 की। तो शुरू करते हैं एक एक करके दोनों धारामापी। पहले देखते हैं निलंबित कुंडली धारामापी को। तो अब शुरू करते हैं भैया हम लोग आपका चल कुंडली धारामापी का पहला प्रकार जो है निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से देख सकते हो, ये इसका चित्र है, इसका सिद्धांत, इसकी संरचना, कार्यविधि सब कुछ बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा समय देना और इसे समझने का प्रयास करना, आप एकदम आसानी से इसे समझ जाओगे। ठीक है, तो ऊपर हमने हेडिंग लगा दी है निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होती निलंबित कुंडली धारामापी? देखो ये इसका सबसे पहले चित्र बना हुआ है, इसको अच्छे से समझेंगे, टेंशन ना लो। पहले जो जो हम बताते चले उनको ध्यान से समझते चलना, इसमें रटना कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे पहला टाइप लिखा निलंबित कुंडली धारामापी। क्या होती है पहले इसको पढ़ो फिर समझते। हमने लिखा यह वैद्युत धारा के संसूचन अर्थात डिटेक्शन तथा मापन मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हो, विद्युत धारा का
संसूचन डिटेक्शन तथा इसका मापन मेजरमेंट कर सकते हो। सीधी सीधी बात करें, निलंबित कुंडली धारा मापी, धारा मापी का कार्य ही होता है धारा का मापन करना, धारा को मापना। ठीक है, सीधी सी बात समझ लो कि इस निलंबित कुंडली धारा मापी के द्वारा आप धारा को माप सकते हो। कैसे मापोगे वो आपको आगे संरचना, कार्यविधि, इन सब पे पता चलेगा। ठीक है, तो बस ये जान लो कि निलंबित कुंडली धारा मापी के द्वारा धारा मापी जाती है, बस ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा, यह वैद्युत धारा के संसूचन, डिटेक्शन तथा मापन, मेजरमेंट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक क्या है, उपकरण है। ठीक है, तो सिंपल ये आपका चित्र बना हुआ है। इस चित्र पे क्या क्या है बहुत ही आसानी समझना है आपको। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ये जो नीले या ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये हमने ली है एल्युमिनियम की फ्रेम। ठीक है, आपको सबसे पहले एक एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी है जिसमें क्या करना है, तांबे के तार को लपेटना है। ठीक है, मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे ये एल्युमिनियम की फ्रेम हो और आपको इसमें क्या करना है, जो तार होता है उसमें आपको क्या करना है, तांबे के तार को इसमें पूरा लपेटना है। ठीक है, तांबे के तार को जब आप लपेट दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी एल्युमिनियम की फ्रेम है जो ब्लू कलर से दिख रही है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, तांबे के तार को लपेटा है। ठीक है, मान लो ये इस टाइप से है और आप इस पे इस टाइप से पूरे में क्या कर रहे हो, तांबे के तार को लपेट रहे हो। आप तांबे के तार को लपेट दिया आपने तो क्या बन गया, कुंडली बन गई, क्योंकि जब आपने एल्युमिनियम की फ्रेम ली उस पे तांबे के तार को पूरा लपेट दिया तो उससे क्या बन गई, कुंडली बन गई। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर से सबसे पहले एल्युमिनियम की फ्रेम बना रखी है, उसके ऊपर हमने तांबे के तार को लपेटा। ठीक है, एल्युमिनियम की फ्रेम ये मान सकते हो बेलनाकार इस टाइप से आपकी है। ठीक है, इस टाइप से मान सकते हो ये। ठीक है, इस टाइप से मान सकते हो, इसके ऊपर ही इस टाइप से तांबे के तार को लपेट के कुंडली बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको फ्रेम केवल आगे का हिस्सा दिख रहा है इसलिए फ्रेम इस टाइप से दिख रही है। इसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है। ठीक है, जिससे क्या बनती है, कुंडली बनती है। ठीक है, तांबे के तार को लपेट के क्या बनती है, कुंडली बनती है ये। ठीक है, तांबे के तार को लपेट के क्या बनती है, कुंडली बनती है। अब इसके अंदर, इस एल्युमिनियम की फ्रेम के अंदर हमने एक क्रोड रखी है, नर्म लोहे की क्रोड, जो कि इस कुंडली को स्पर्श नहीं करती, मतलब बिना स्पर्श करते हुए हम इसके अंदर क्या रख देते हैं, एक क्रोड रख देते हैं। इसका क्या कार्य, सब कुछ आगे आपको पता चलेगा जब आपको संरचना बताएंगे। बस अभी ये समझते चलो, सबसे पहले आपको एक एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी है। अगर आप इस धारा मापी को बनाना चाहते हो, देखो कार्य तो यही धारा को मापन करना। ठीक है, तो अगर आप इसे बनाना चाहते हो धारा को मापने के लिए, तो सबसे पहले एल्युमिनियम की फ्रेम लो, उसमें तांबे के तार को लपेट के कुंडली बनाओ, और उसके अंदर, इस एल्युमिनियम की फ्रेम के अंदर आपको क्या करना है, एक नरम लोहे की क्रोड रखनी है जो कि इस कुंडली को स्पर्श ना कर रही हो, ऐसे रखना है। ठीक है, आप इसके नीचे देख सकते हो, और इस कुंडली को क्या करना है, आपको इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटका देना है। ध्यान समझो, ये आप देख रहे हो, ये आपकी क्या लगी हुई है, फास्फर ब्रांच की पत्ती। ये देखो, आपको फास्फर ब्रांच की पत्ती लेनी है और उसमें क्या करना है, इस कुंडली को लटका देना है। ठीक है, ये हमने इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती पे लटकाया, और इस कुंडली को आपको दो चुंबक N और S के बीच में रखना है। दो चुंबक N और S के बीच में आपको रखना है, और ऊपर देखोगे यहां पे एक मरोड़ टोपी लगाई गई है, और यहां पे देखोगे एक टर्मिनल T1 है। नीचे आप आओगे, इधर साइड, इधर हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है और इधर टर्मिनल T2 लगा रखा है। आप देखो, ये आपकी बन चुकी है पूरी क्या, धारा मापी। ध्यान समझो, सबसे पहले कुंडली तैयार हुई, उसको हमने क्या किया, N और S चुंबक के बीच में रखा। अब होता क्या इसमें, इस निलंबित कुंडली धारा मापी पे जब आपकी इसमें हम ऊपर से इस T1 टर्मिनल, देखो ये T1 टर्मिनल इसलिए लगाया गया है कि यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, करंट को भेजेंगे। T1 टर्मिनल से जब हम लोग करंट को भेजेंगे तो ये करंट यहां से आएगी, और ये जो M देख रहे हो, M क्या है, दर्पण है, इस पे ही धारा का मापन होता है, इसमें ही पता चलता है कितनी धारा है। ठीक है, इस दर्पण पे ही देख लिया जाता है कि कितनी धारा है। ठीक है, तो ऊपर से यहाँ T1 टर्मिनल से होती हुई, मरोड़ टोपी से होती हुई जब धारा आती है इस टाइप से, तो यहाँ पे आपका धारा मापी के पे क्या हो जाता है, यहाँ पे धारा मापी पे आपका क्या हो जाता है, धारा का मापन हो जाता है। अब हम लोग इसकी संरचना पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे समझाते हैं। तो ये चीज तो समझ गए थे कि यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। अब यहाँ पे संरचना हमने लिखा, संरचना या संरचना तथा कार्यविधि, आप दोनों हेडिंग डाल सकते हो इसी पे, क्योंकि संरचना नीचे, कार्यविधि भी इसी पे। ठीक है, तो पढ़ते से संरचना पे हमने लिखा कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। क्या लिखा, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। देखो, हमने कहा था जब आप इस टाइप से एक कुंडली लोगे,
इस टाइप से कुंडली लोगे और उस पर तांबे के तार को लपेटोगे तो उसके सामने का हिस्सा ही तो दिखेगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, आयताकार दिख रहा है, केवल आगे का हिस्सा ही तो दिखेगा, तो ये आपका क्या है, आयताकार। तो इसलिए लिखा गया माना एक आयताकार कुंडली है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें क्या करते हैं, तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पे लपेट के हम लोग बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इस कुंडली को एक पतली फास्फा ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच लटकाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कुंडली को एक फास्फा ब्रांच की पत्ती पे लटका के हम लोग क्या करते हैं, इनको नाम दिया गया घोड़ा नाल चुंबक NS। ठीक है, इसका ध्रुव क्या है, N मतलब नॉर्थ ध्रुव, ये इसका साउथ ध्रुव है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग जो घोड़ा नाल चुंबक NS है इसके बीच में फास्फा ब्रांच की पत्ती के सहारे इस कुंडली को क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो वही चीज लिखा गया, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले के तार को लपेटकर, ठीक है, तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है और इसकी कुंडली को एक पतली फास्फा ब्रांच की पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच लटकाया जाता है। पत्ती का ऊपरी सिरा, ठीक है, यहाँ पे ऊपरी होना चाहिए, ऊपरा कहाँ से आ गया, पत्ती का ऊपरी सिरा। ठीक है, पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। देखो लिखा वही चीज है जितनी चीज चित्र में बनी है, संरचना का मतलब यही होता है जो चित्र में बना है वही लिखना है। अब जो ये पत्ती है, ये फास्फा ब्रांच की पत्ती, इस पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा है तथा टर्मिनल T1 से जुड़ा है। तो वही लिखा गया, पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है और टर्मिनल T1 से भी जुड़ा होता है, ये भी लिख सकते हो। फिर कहा गया कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फा ब्रांच के तार के स्प्रिंग से जुड़ा होता है। अब ये जो कुंडली का निचला सिरा है, ये वाला, ये कुंडली का जो निचला सिरा है ये एक पतले फास्फा ब्रांच की पत्ती के स्प्रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, कहा गया ना यहाँ पे कि देखो कुंडली का पत्ती का ऊपरी सिरा जो होता है, इस फास्फा ब्रांच की पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है और कुंडली का निचला सिरा जो होता है एक अत्यंत पतले फास्फा ब्रांच के तार के स्प्रिंग से जुड़ा होता है। अब कहा गया कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड C बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। आप जो ये कुंडली है इसके भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड C जो होती है कुंडली को बिना स्पर्श किए हुए रखी जाती है। जैसे कि हमने बताया था, ये जो C क्रोड है इसको कुंडली में बिना स्पर्श किए हुए हमको इसके बीच में रख देना है। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड C बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण M लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है तथा जिसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, ये आप जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक हमने क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया, एक हमने मिरर लगा दिया। कहा गया ना यहाँ पे कि निलंबन पत्ती के निचले भाग पे एक छोटा दर्पण M लगा होता है, तो इस निलंबन पत्ती के निचले भाग पे हमने क्या लगा दिया, छोटा दर्पण M लगा दिया। अब जब ये कुंडली घूमेगी, देखो ये कुंडली है, अब जब इसमें धारा आएगी तो ये कुंडली क्या होगी, इसमें घूमेगी, इन चुंबकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र लगेगा जिसकी वजह से ये आपका घूमेगी। तो जब ये कुंडली घूमेगी तो यहाँ पे जो धारा होगी उसका मापन होगा और वो जाके इसी दर्पण पे आपका दिखेगी और इस दर्पण पे हम कैसे पढ़ेंगे, किसी भी आपका देखो कहा गया ना कि जिसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। मतलब जब ये कुंडली घूमेगी तो दर्पण पे जो आएगा उसे हम कैसे पढ़ेंगे, लैंप या किसी पैमाने के सहारे हम लोग पढ़ लेंगे कि कितनी धारा उसमें बह रही है। आगे कहा गया धारा जिसका मापन करना होता है। मान लो कोई करंट है आपके पास, कोई धारा है, आपको उसका मापन इस निलंबित कुंडली धारा मापी की सहायता से करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, धारा जिसका मापन करना हो एक टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है तथा निलंबन कुंडली व स्प्रिंग से होकर दूसरे टर्मिनल T2 से निर्गत होती है। जिसका आपको मापन करना जिस धारा का, वो इस टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है और मरोड़ टोपी से होती हुई, इस कुंडली से होती हुई इस T2 टर्मिनल से बाहर निकल जाती है और हमें इसी दर्पण पे पता चल जाता है कि कितनी धारा आपकी है। उसका मापन हम लोग यहीं पे इस दर्पण पे कर लेते हैं और इसे हम किसी लैंप या पैमाने के सहारे पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वही बात लिखी गई, रटने वाली कोई बात नहीं, लिखा वही गया है जो हमने यहाँ पे आपको समझाया, पहले ही समझा दिया था, इसलिए जितनी बातें हमने समझाई वही चीजें आपको अपनी भाषा में लिखनी है, रटना कुछ नहीं यार। देखो चित्र अगर समझ गए आप लोग तो इसे रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप अपनी भाषा में लिख दोगे, सिंपल सी है। ठीक है, ये संरचना है। अब इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात हमने बताई, फिर से एक बार समझ लो। देखो निलंबित कुंडली धारा मापी, मतलब धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इंग्लिश पे। ठीक है, धारा मापी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। सिंपल धारा मापी का मतलब है कि आप इससे धारा का मापन कर सकते हो, इससे आप धारा को माप सकते हो।
ठीक है। अब कहा गया, सबसे पहले तो हमने ही बता दिया था कि यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए उपयुक्त किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है। अब इसके बाद जब इसकी संरचना आई, तो अगर आप निलंबित कुंडली धारामापी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक एल्युमिनियम की फ्रेम लेना है, उस पर आपको तांबे के तार को लपेट के एक कुंडली बना देना है। उसके इस कुंडली के भीतर आपको एक नर्म लोहे की क्रोड सी रख देनी है। अब ये जो कुंडली है, इस कुंडली को आपको एक फास्फा ब्रांच की पत्ती के सहारे लटकाना है और उसे कहाँ लटकाना है? दो चुंबकों के बीच में, दो घोड़ानाल चुंबक N और S के बीच में आपको लटका देना है। अब आपको इस फास्फा ब्रांच की पत्ती के ऊपर आपको एक मरोड़ टोपी लगानी है और एक टर्मिनल T1 लगाना है। नीचे अगर आओगे तो नीचे एक स्प्रिंग लगानी और टर्मिनल T2 लगाना है। इतना आपका बन चुकी है निलंबित कुंडली धारामापी। अब जब धारा का मापन होगा, कैसे होगा? सिंपल, जब इसमें धारा इस टर्मिनल T1 से प्रवेश होगी, इस मरोड़ टोपी से होती हुई आएगी, तो धारा आने की वजह से कुंडली भी थोड़ा बहुत घूमने लगेगी और ये चुंबक के बीच में इससे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और जब ये कुंडली घूमेगी तब आपका इस पे जो धारा का मापन होगा वो इस दर्पण M पे पढ़ लिया जाएगा। कैसे? लैंप या पैमाने की सहायता से। नीचे एक स्प्रिंग लगी और इस टर्मिनल T2 से धारा बाहर भी निकल जाएगी। लिखा था ना यहाँ पे कि निर्गत होती, निर्गत का मतलब ये बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात। देखो आपको क्या क्या लिखना होगा, आपको संरचना, कार्यविधि पूछेगा और सिद्धांत पूछेगा। तो संरचना और कार्यविधि पे इसी को आपको लिख देना है। फिर आपका बात आएगी सिद्धांत की। देखो पहले इसी टाइप से सेम बनेगा। ठीक है। ये चित्र रहा, ये संरचना है, कार्यविधि, और फिर अब हम बताएंगे क्या? इसका सिद्धांत। ठीक है। जिसमें हम लोग इसकी वोल्टेज सुग्राहिता की बात करेंगे, इसकी धारा सुग्राहिता की बात करेंगे, सब मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि अब इसको इरेज करेंगे, क्योंकि अब आगे सिद्धांत बताना है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा यार। अगर समझ में आया करे तो कमेंट करके भी बताया करो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लो। ठीक है। तो अब इसको जल्दी से नोट करो। अब बात करते हैं हम लोग क्या? इसका सिद्धांत। तो आप बात कर लेते भैया निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत। देखो सिद्धांत पे आपको क्या क्या देखना होगा, इससे कुछ फॉर्मूले निकलेंगे जिनसे आपको क्या पता चलेगा कि इस धारामापी की सुग्राहिता कितनी है, कितना इसकी सेंसिटिविटी है। ठीक है। उसके बारे में आपको पता चलेगा। आप देखो इसे करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है। सिद्धांत पे सबसे पहले हमने लिखा कि जब कुंडली में, मान लो कुंडली में कोई धारा आई प्रवाहित की जाती है और उसका हमें मापन करना है कि वो कितनी है। ठीक है। धारामापी की सहायता से तो लिखा गया, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती तो कुंडली पर क्या लगता है? बलाघूर्ण। आप जब इस कुंडली पे आप धारा यहां से प्रवाहित करते हो तो कुंडली पे क्या लगता है? बलाघूर्ण लगता है, क्योंकि चुंबक भी लगे हुए हैं और कुंडली का भी बलाघूर्ण लगेगा, तो कुंडली पर क्या लगेगा? बलाघूर्ण। और वो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। टाउ क्या है यहाँ पे? कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण, और N क्या हो जाएगा? कुंडली में जो ये तांबे के तार को आपने लपेटा है उसके फेरों की संख्या हो जाएगा। I क्या हो जाएगी? धारा हो जाएगा। और A क्या हो जाएगा? इस कुंडली का क्षेत्रफल। A क्या हो जाएगा? कुंडली का क्षेत्रफल। और B क्या हो जाएगा? इस कुंडली पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबक लगा रखे हो तो चुंबकीय क्षेत्र तो लगना है। तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल देख सकते हो, टाउ है यहाँ पे बलाघूर्ण, N है फेरों की संख्या, जो तांबे के तार को आपने लपेटा उसके फेरों की संख्या, I धारा है, A क्षेत्रफल है कुंडली का, B है चुंबकीय क्षेत्र। अब बात आती है थीटा क्या है। तो थीटा देखो, ये जो आपकी कुंडली है, इस कुंडली का जो तल है और जो चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच का कोण, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण है, मतलब कुंडली का तल और जो चुंबकीय क्षेत्र इस पे लग रहा है चुंबक के कारण, उसके बीच का कोण है। और एक चीज जान लेना, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा सदैव इस कुंडली के लंबवत होगा, इसलिए थीटा भी 90 डिग्री होगा। ध्यान समझो, यहाँ पे जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा सदैव इस कुंडली के तल के लंबवत होगा, इस वजह से थीटा क्या होगा यहाँ पे 90। तब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया कि जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण का सूत्र आया टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90। थीटा 90 क्यों होगा? क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, थीटा 90 इसीलिए होगा कि आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसके लंबवत होगा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90। और यहाँ पे सारी चीजें समझ ही चुके हो। टाउ बलाघूर्ण है, N फेरों की संख्या, I धारा, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है? मतलब इस कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है। थीटा 90। अब यहां पर से जब थीटा 90 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? टाउ बराबर NIAB साइन 90। ठीक है। थीटा की जगह 90 हो जाएगा, तब हो जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन 90। अब आपको पता है साइन 90 का मान, सबको पता होगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। तो यहाँ पे जब साइन 90 का मान 1 होता है तब यहाँ पे हम क्या रख देंगे? टाउ बराबर NIAB, और साइन 90 की जगह 1 हो जाएगा तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, NIAB इंटू 1 होगा, सीधा सीधा टाउ बराबर NIAB।
टाउ बराबर NIAB, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ध्यान समझो, सिंपल साइन 90 की जगह 1 रखा तो टाउ बराबर NIAB इंटू 1, तो टाउ बराबर NIAB, ये आ गया समीकरण 1। अब यहां से लिखते हैं कि यदि लिखा जाए कि इस निलंबन पत्ती या फास्फा ब्रांच की पत्ती की जो मरोड़ दृढ़ता हो वो C हो तथा ऐंठन गुणांक फाई हो। हम यहां से लिखते हैं यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता जो हो, मरोड़ दृढ़ता वो कितनी हो, यदि निलंबन पत्ती की जो मरोड़ दृढ़ता हो वो C हो तथा जो ऐंठन गुणांक, यहाँ पे ऐंठन गुणांक होगा तो ऐंठन गुणांक जो हो वो फाई हो, ऐंठन गुणांक कितना हो, वो फाई हो, इसको फाई बोलते हैं, फाई हो, तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। आपको यहां से क्या लिखना है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ध्यान से समझो, लिखा हमने यदि निलंबन पत्ती, ये जो निलंबन पत्ती या फास्फा ब्रांच की पत्ती है, इसकी मरोड़ दृढ़ता कितनी हो, C हो तथा ऐंठन गुणांक जो हो वो फाई हो। अब यदि इस निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C तथा ऐंठन गुणांक फाई हो, तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा C फाई के। वो किसके बराबर हो जाएगा, C फाई के। C हो जाएगी क्या, मरोड़ दृढ़ता, और फाई क्या हो जाएगा, ऐंठन। ठीक है, तो यहां पर से ये भी टाउ की इक्वल ही आएगा, टाउ बराबर C फाई लिख सकते हो, इसे टाउ बराबर C फाई लिख सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे टाउ बराबर NIAB आया और टाउ बराबर C फाई, इसे समीकरण 2 अगर मान लो तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, NIAB बराबर C फाई। ठीक है, NIAB बराबर क्या हो जाएगा, C फाई लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, NIAB बराबर C फाई। ध्यान समझो ये हुआ कैसे, देखो अब फिर से समझो। सबसे पहले हमने कहा यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो तथा ऐंठन गुणांक फाई हो, तब प्रत्यानयन बल युग्म टाउ बराबर C फाई। पहले से टाउ बराबर NIAB, अब टाउ बराबर C फाई हो गया, तो टाउ और टाउ सेम, तो वैसे ही NIAB किसके बराबर हो जाएगा, C फाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आ गया, NIAB बराबर C फाई। अब यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो, आप लोग का मान निकाल सकते हो। देखो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, C फाई पहले से। अब ये जो NAB है ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो I का मान आप निकाल सकते हो, I बराबर C फाई अपॉन AB। यहाँ से धारा का मान कितना आ जाएगा, I बराबर C फाई अपॉन NAB। ठीक है, I इक्वल टू C फाई बटा NAB, इससे धारा का मान निकला I बराबर C फाई अपॉन NAB। इससे क्या पता चला, इस सूत्र से ये पता चला, देखो I जो है ऊपर है और AB नीचे है आपका, मतलब I के अगर बात करें तो I के व्युत्क्रमानुपाती पे है A, 1/A है। ठीक है, I के व्युत्क्रमानुपाती पे है B, इस टाइप से है ना। तो अगर इससे क्या कह सकते हो आप, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी तो धारा ज्यादा होगी। ठीक है, इससे क्या कह सकते हो, अगर फेरों की संख्या कम होगी, क्योंकि नीचे है, तो अगर फेरों की संख्या, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, मतलब अगर कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारा कम होगी। ध्यान समझो, आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका I ऊपर लिखा हुआ है, धारा A है नीचे, N है नीचे, B है नीचे। अगर I और N में संबंध की बात करें तो I ऊपर है, N नीचे, तो मतलब अगर जब धारा ज़्यादा होगी तो फेरे क्या होंगे, कम होंगे। जब धारा ज़्यादा होगी तो फेरे क्या होंगे, कम। तो मतलब जब कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी तब धारा का मान ज़्यादा होगा। तो यदि आप धारा का मान ज़्यादा करना चाहते हो तो कुंडली में आपको कम फेरे रखने होंगे। ठीक है, और इसी टाइप से अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो I और A पे क्या संबंध आ जाएगा, A भी नीचे। आप यदि कुंडली का क्षेत्रफल कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कुंडली का क्षेत्रफल कम होगा तो धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी टाइप से I और B की बात करें, इसमें भी वैसा हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो B अगर कम होगा तभी I आपका ज्यादा होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम होगा तब धारा ज्यादा होगी। आप यहाँ पे C और फाई से तुलना कर ले, C फाई तब जब ज्यादा होगा तब I का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर अगर ज्यादा है, देखो ऊपर वाला जो होता है उससे संबंध इस टाइप से होता है कि अगर ऊपर वाला ज्यादा तो ये भी ज्यादा, लेकिन अगर नीचे वाले पे उल्टा होता है, अगर नीचे वाला कम तो ऊपर वाला ज्यादा, अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये चीज होता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत से यही पता चलेगा कि आपको धारा का मान, जैसे यहाँ पे देखा कि अगर आप n का मान, फेरों की संख्या n है ना, तो अगर n फेरों की संख्या कम होगी तो धारा ज्यादा हो जाएगी। अगर कुंडली का क्षेत्रफल a कम होगा तो धारा ज्यादा होगी, और b चुंबकीय क्षेत्र अगर b कम होगा तो धारा ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो C बटा NAB की जगह लिख सकते हो यहाँ
सी बटा एन ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। सी बटा एन ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। जहां के को बोलते हैं परिवर्तन गुणांक, के को क्या बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आई इक्वल टू सी फाई अपॉन एन ए बी, यहाँ पे आप सी अपॉन एन ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, के, जहाँ के होता है परिवर्तन गुणांक। तब यहाँ पे अगर सी बटा एन ए बी की जगह के आ रहा है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आई बराबर के इंटू फाई। ये सूत्र आ जाता है आई इक्वल टू के इंटू फाई। ठीक है, देखो सिंपल आपने संरचना कार्यविधि सब समझ लिया था। इसके बाद आपको एग्जाम पे सिद्धांत आपको बताना होगा इसी टाइप से। सबसे पहले ऊपर से देख सकते हो कैसे बताया गया, देख सकते हो सबसे पहले लिखा गया जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर लगने वाला बलाघ हो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा 90 हुआ तो यहाँ पे आ गया टाउ बराबर एन आई ए बी। आप लिखा गया यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता सी तथा ऐठन गुणांक फाई हो तब प्रत्यानयन बल युग्मांक हो टाउ बराबर सी फाई। तब यहाँ से आया एन आई ए बी बराबर सी फाई, तब आई बराबर सी फाई अपॉन एन ए बी। आपका आ गया सी अपॉन एन ए बी को के बोलते हैं परिवर्तन गुणांक, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू के इंटू फाई। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पर से निकल के आया। अब आपको अभी यहाँ पे धारामापी की धारा सुग्राहिता भी निकालनी और धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता भी निकालनी। जितनी चीजें मेन आपको निकालनी वही बता रहे, मतलब इतनी चीजें आपको पेपर में भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया सिद्धांत, अभी इतना हुआ है। आप बात करते हैं, देखो सबसे पहले वही चीज करना था जो आपको पहले बताया था कि इससे हम क्या कर सकते हैं, धारा का संसूचन तथा मापन कर सकते हैं। फिर संरचना जैसे बताया वो लिखना है, चित्र बनाने के लिया होगा आपने, फिर इसके बाद सिद्धांत, फिर आपको कंप्लीट। ठीक है, अब इस सिद्धांत के बाद आपको क्या बताना, धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता, क्योंकि ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर पूछ लेगा धारामापी की धारा सुग्राहिता बताओ, वोल्टेज सुग्राहिता बताओ, तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जरा हम चित्र को इरेज कर देते हैं। अब इधर आपको धारामापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता बताते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं धारामापी की धारा सुग्राहिता और धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो देखो धारामापी की धारा सुग्राहिता का जो सूत्र होता है वो होता है एस आई। ठीक है, एस आई को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब सुग्राहिता और आई का मतलब तो आप समझते हो धारा। ठीक है, एस आई जो होगा, एस आई इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस आई इक्वल टू हो जाएगा आपका फाई अपॉन में आई। ठीक है, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। इसी प्रकार से अगर धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है एस वी इक्वल टू आपका फाई अपॉन में वी। ठीक है, एस वी का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब आपका वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है, और सेंसिटिविटी सुग्राहिता। ठीक है, तो सिंपल एस आई इक्वल टू फाइव अपॉन आई होता है और एस वी इक्वल टू फाइव अपॉन वी होता है। अगर बात करें, देखो ये सूत्र हमारा निकल के आया आई इक्वल टू सी फाइव अपॉन एन ए बी। आई इक्वल टू सूत्र क्या निकल के आया, आई इक्वल टू निकल के आया सी फाइव अपॉन एन ए बी। यही सूत्र निकल के आया आई इक्वल टू सी फाइव अपॉन एन ए बी। अगर फाई का यहाँ से मान निकाल ले, अगर फाई का मान निकाल ले, एन ए बी को इधर भेज दो तो आई इंटू एन ए बी, और ये सी जो इधर है ये इधर भाग में आ जाएगा तो बट्टे में सी इक्वल टू फाइव। ठीक है, यही चीज तो आ जाएगा, देख लो ध्यान से, आई इंटू एन ए बी और ये सी नीचे आ जाएगा तो आई इंटू एन ए बी बटा सी। ठीक है, फाइव की जगह तो ये वाला वैल्यू रख देते हैं, तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव। फाइव की जगह वैल्यू रखो आई इंटू एन ए बी अपॉन में सी, और ये आई पहले से तो सी इंटू आई, इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइव की वैल्यू रखी गई आई इंटू एन ए बी अपॉन सी और बट्टे में आई पहले से। अब यहाँ पे आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एस आई इक्वल टू एन ए बी अपॉन में सी, एन ए बी अपॉन में सी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी धारामापी की धारा सुग्राहिता। इसी टाइप से आप धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता भी निकाल सकते हो। एस वी इक्वल टू फाइव अपॉन में वी है। अब वी का सूत्र सबको पता है, ओम का नियम। वी का सूत्र क्या पता है, फाइव इक्वल टू फाइव अपॉन वी का सूत्र क्या पता, आई इंटू आर। आई इंटू आर सबको पता है ना, तो वही चीज सिंपल लग जाएगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अगर यहाँ पे तो सिंपल फाइव की वैल्यू क्या है, आई इंटू एन ए बी अपॉन सी। तो यहाँ पे अगर फाइव इक्वल टू आई इंटू एन ए बी अपॉन में सी रख दें हम लोग, और यहाँ पे आई इंटू आर है ये रख दें। अब यहाँ पे देखोगे आई से आई कैंसिल, बचेगा क्या, एस वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन में सी आर, एन ए बी अपॉन में सी इंटू आर। ठीक है, ये चीज आपका बच जाएगा। यहाँ से आई आर कहाँ से आया था, वी इक्वल टू आई आर से। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर ओम के नियम से। ठीक है, तो इस टाइप से धारामापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र निकलता है, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। मतलब धारामापी की धारा सुग्राहिता कब होगी, जब आपका फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो सुग्राहिता भी ज्यादा होगी, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो सुग्राहिता। मतलब अगर इस टाइप से सामने सामने लिखा है कोई चीज, जैसे एन सामने लिखा है इसके, तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, अगर ये लिखा है और ये नीचे लिखा है तो अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ समझा करो। तो यहाँ पे इसी टाइप से अगर फेरे ज़्यादा होंगे तो सुग्राहिता ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो सुग्राहिता ज़्यादा, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा तो सुग्राहिता ज़्यादा। तो सिंपल देखो, लिखने की बात करें तो सबसे पहले यही करना था आपको, इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा तब आपका कंप्लीट होगा जाके। सिंपल आपका पहले संरचना तक आ गए थे, चित्र हो गया, फिर सिद्धांत पे ये, फिर आपसे धारामापी की धारा सुग्राहिता पूछता है तो ये लिख दो, धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता का ये सूत्र, ठीक है। तो इस टाइप से अब आपका कंप्लीट हुआ निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक है। तो देखो इतना पूरा पूछा जाएगा तब आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर देखो रटने की कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा आप समझोगे, समझ तो गए होगे आशा करते हैं। अब इसको क्या करना होगा, आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। आपको अपनी पहले कॉपी पे तो नोट ही कर लोगे, उसके बाद रफ कॉपी पे प्रैक्टिस भी करना होगा 1-2 बार, तब आपका ये तैयार होगा जाके, ठीक है। लेकिन जब तैयार हो जाएगा ना तो इसको लिखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, ये ना सोचो इतना बड़ा है, तो बड़ा नहीं कुछ, जब लिखने लगोगे तो एकदम आसान है, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करो, मस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। तो निलंबित कुंडली धारामापी हो गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं, कौन सा, कीलकित कुंडली धारामापी, ठीक है। तो अब इसको सब लोग नोट कर सकते हो, इतना ही आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं कीलकित कुंडली धारामापी। तो अब बात करते भाई हम लोग कीलकित कुंडली धारामापी के बारे में। क्या होती है कीलकित कुंडली धारामापी? ये भी आपकी निलंबित कुंडली धारामापी के जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा वो आपको इसको पढ़ने पे पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपल अगर बात करें तो ये इसका जो डायग्राम है वो बना हुआ है, चित्र इसका देख सकते हो कैसे बना हुआ है ये, ठीक है। निलंबित कुंडली का किस टाइप का था और ये जो आपका कीलकित कुंडली इसका किस टाइप का, ठीक है। और बात करें कीलकित कुंडली कहा जाए या वेस्टर्न कुंडली धारामापी, आपसे पेपर पे कीलकित कुंडली धारामापी पूछा जाए या वेस्टर्न कुंडली धारामापी पूछा जाए, बात एक ही, ठीक है। कीलकित कुंडली बोलते हैं अथवा वेस्टर्न धारामापी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो सिंपल देखो इसमें क्या होता है, ये भी आपकी सबसे पहली बात तो ये कि ये चल कुंडली धारामापी ही है, ठीक है। हमने बताए थे चल कुंडली धारामापी 2 प्रकार, निलंबित और कीलकित। ये सबसे पहली बात हो गई कि ये चल कुंडली धारामापी ही है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको क्या लेना होता है, इसमें भी आपको एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी होती है। जैसे निलंबित कुंडली पे था वैसे ही सेम इसमें भी होगा, आपको एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी होगी, उसमें तांबे के तार को लपेटना होगा। देख सकते हो ये हमने एल्युमिनियम की फ्रेम ली है इस टाइप से, ठीक है। ये जो इस टाइप से बनी हुई ये क्या है, एल्युमिनियम की फ्रेम है ये, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम की फ्रेम पे आपको तांबे के तार को लपेटना है। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो इस टाइप से, ये हमने क्या किया है, तांबे के तार को लपेटा है। अब इसके अंदर भी ये देख सकते हो ये क्या है, क्रोड, अंदर क्या है, क्रोड। जैसे उसमें क्रोड था वैसे इसमें क्रोड। इसमें भी 2 चुंबक लगे N और S, ठीक है। 2 चुंबक N और S लगे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ऊपर डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने उसमें क्या किया था, फास्फा ब्रांच की पत्ती से कुंडली लटकाई थी, लेकिन इसमें हम चूल के माध्यम से लटकाएंगे। यहाँ पे एक चूल लगाया जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये बना हुआ है, ये आपका एक चूल है और नीचे ये एक चूल। तो इन 2 चूलों के बीच में हम इस कुंडली को लटकाएंगे। यहाँ पे हम बीच में एक स्प्रिंग लगाएंगे और यहाँ पे भी हम एक स्प्रिंग को लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक संकेतक लगा दिया जाएगा। इस संकेतक का क्या काम होगा, इसमें धारा पड़ी जाएगी। देख सकते हो कई पैमाने दिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से, ठीक है। अभी आपकी सुई देख सकते हो 0 में जैसे ही धारा आएगी तो ये बताएगा कितनी आपकी धारा बह रही, इसी हिसाब से ये आपका संकेतक जगह बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल सी है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। अब इसे पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था यह भी एक चल कुंडली धारामापी है, यह भी एक चल कुंडली धारामापी, ठीक है। जैसे निलंबित कुंडली धारामापी थी वैसे ये आपकी कीलकित कुंडली भी एक प्रकार की चल कुंडली धारामापी है। अब इसकी संरचना की अगर बात करें, संरचना पे जैसे उसमें संरचना समझा था वैसे इसकी है। सिंपल क्या किया गया, जैसे निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना थी वैसे ही कीलकित कुंडली की। पढ़ो, इसमें हमने लिखा, इसमें तांबे के एक महीन पृथक्कर तार की एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी एक कुंडली एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में 2 चूलों पर झूलती है। क्या कहा गया, इसमें तांबे के एक महीन पृथक्कर तार को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लिपटाकर, ठीक है। मतलब पहले आपको ये देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से जो हमने बनाया है ये एल्युमिनियम की फ्रेम है, इस पे रेड से जो दिख रहा है ये तांबे के तार को लपेटा गया है। ये आपकी क्या है, एल्युमिनियम की फ्रेम जिसपे हमने रेड कलर से तांबे के तार को लपेटा है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए बना दिया रेड कलर से कि आप इसे अच्छे से देख सको, ठीक है। ये आपकी क्या है, एल्युमिनियम की फ्रेम है, ठीक है। ये आपके एल्युमिनियम की फ्रेम और ये तांबे के तार को लपेट के एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक, देख सकते हो ये नाल चुंबक आपके हैं। कहा गया नाल चुंबक के ध्रुव खंड कौन से, जैसे ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ एन है ना, एन फॉर नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और एस फॉर साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में क्या किया जाता है, इसको 2 चूलों पर लटका दिया जाता है। यहाँ पे आपसे कहा गया कि एक एल्युमिनियम का फ्रेम लो, उस पर तांबे के तार को लपेटो, ठीक है, और उससे कुंडली बनाओ और उसे 2
दो चुंबकों के बीच में, दो चुंबक के ध्रुव खंडों अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में दो चूल, यहां पे देख सकते हो दो चूल लगाया गया, दो चूलों के माध्यम से लटका दो। ठीक है, तो वही चीज आ गया। इसमें तांबे के एक महीन पृथक्कर तार की एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में दो चूलों पर झूलती है। मतलब एक तांबे की आपको क्या लेना है, तांबे का जो तार है इसे आपको किसमें लपेटना है, एल्युमिनियम के फ्रेम पे। फिर उस कुंडली पर एक शक्तिशाली तथा स्थायी चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में आपको इन दो चूलों के माध्यम से इसको लटका देना, या दो चूलों पर कहा गया झूलती, झूलती के मतलब उसमें लटकाया गया है। ठीक है, आप कहा गया कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के पास, कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं। देख सकते हो कुंडली के दोनों सिरों पर ये जो चूल है, इन चूलों के पास क्या लगे होते हैं, दो स्प्रिंग। यहां पे भी एक स्प्रिंग लगा, एक यहां भी स्प्रिंग लगा। तो कहा गया कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं जो कुंडली के घूमने पर ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। आप जब ये स्प्रिंग लगी है यहां पे भी, तो जैसे आपकी कुंडली घूमेगी तो इस स्प्रिंग पे क्या आएगी, ऐंठन आएगी। इस स्प्रिंग पे क्या आएगी, ऐंठन आएगी। ठीक है, आपने ऐंठन गुणांक देखा था ना, वैसे ही। ठीक है, तो जो कुंडली के घूमने पे ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करती है तथा कुंडली के दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ते हैं। इसे क्या करते हैं, दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ देते हैं। इनको नाम दे सकते हो, इससे T1 नाम दे दो, ये संबंधक पेच है, और ये T2 नाम दे सकते हो। ठीक है, दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल यही कहा गया, एक बार फिर से पढ़ लो। कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं। कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के, ये चूल है और ये चूल, दोनों चूलों के पास क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं। और कहा गया स्प्रिंग लगे होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं। यहां से आगे कहा गया जो कुंडली के घूमने पर, जब कुंडली घूमती है तो ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं तथा कुंडली के दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ते हैं। तथा कुंडली को क्या करते हैं, दो संबंधक पेचों T1 व T2 से हम लोग इस स्प्रिंग को जोड़ देते हैं। ठीक है, T1 व T2 से जोड़ देते हैं। अब कहा गया कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एल्युमिनियम का एक लंबा संकेतक लगा रहता है जो एक वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कुंडली पे जो विक्षेप आता है, क्योंकि धारा का विक्षेप आएगा, धारा मापी जाएगी, तो जो धारा का विक्षेप आता है उसके लिए हम लोग एक एल्युमिनियम का संकेतक लगा देते हैं जो वृत्ताकार पैमाने पे घूमता है। देख सकते हो पैमाना जहां पे 0, 10, 20 इस टाइप से लिखा हुआ है ना, तो ये वृत्ताकार पैमाने पे घूमता है। कहा गया ना यहाँ से कि आपका कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एल्युमिनियम का एक लंबा संकेतक लगा रहता है जो एक वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। अब कहा गया इसमें कुंडली के अंदर एक मुलायम लोहे की क्रोड लगी होती है। क्रोड इसमें भी लगी होती, जैसे निलंबित कुंडली पे था वैसे इसमें भी, ये देख सकते हो मुलायम एक क्या लगी होती, क्रोड लगी होती। तो कहा गया इसमें कुंडली के अंदर मुलायम लोहे की क्रोड लगी होती है और इसकी सहायता, ये जो आपकी ये धारा मापी है, कीलकित कुंडली धारा मापी, इसकी सहायता से आप 10 की पावर -6 एम्पियर तक की धारा माप सकते हो। इसकी सहायता से आप 10 की पावर -6 एम्पियर तक की धारा माप सकते हो। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना। इसमें तांबे के एक महीन पृथक्कर तार की एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच में दो चूलों पर झूलती है। फिर कहा गया कुंडली के दोनों सिरों पर चूलों के पास दो स्प्रिंग लगे होते हैं जो कुंडली के घूमने पे ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं तथा कुंडली के दो संबंधक पेचों T1 व T2 से जोड़ देते हैं। मतलब ये जो स्प्रिंग थी इसको हमने T1 व T2 से जोड़ दिया। अब कहा गया कि कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एल्युमिनियम का एक लंबा संकेतक लगा रहता है। ये देख सकते हो संकेतक लगा है जो एक वृत्ताकार पैमाने पे घूमता है। ये वृत्ताकार पैमाना इसी पे घूमता है। कहा गया इसमें कुंडली के अंदर मुलायम लोहे की क्रोड लगी होती है। इसकी सहायता से 10 की पावर -6 एम्पियर तक की धारा मापी जा सकती है। और एक चीज समझ लो, मेन पॉइंट है ये कि यह निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा कम सुग्राही है लेकिन सुविधाजनक ज्यादा है। अगर बात करें निलंबित कुंडली धारा मापी अच्छी की कीलकित, तो वही चीज कहा गया कि निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा ये कम सुग्राही, इसकी सुग्राहिता की बात करें तो कीलकित कुंडली धारा मापी कम सुग्राही है निलंबित कुंडली से, लेकिन ये सुविधाजनक ज्यादा, इससे आसानी से आप धारा को नाप सकते हो। इसकी सहायता से, कीलकित कुंडली की सहायता से आप अधिक सुविधाजनक है, इसकी सहायता से अधिक आसानी से आप धारा को माप सकते हो। ठीक है, तो यह निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा कम सुग्राही तथा अधिक सुविधाजनक है। और कहा गया इसका सिद्धांत व कार्यविधि निलंबित कुंडली
के समान ही है। जैसे निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत और कार्यविधि था, कार्यविधि पे क्या था, धारा आती थी, आराम से हम लोग इस संकेतक के माध्यम से माप लेंगे। और सिद्धांत जैसा बताया था, सिद्धांत पे भी सेम, जैसे आपका ऐठन वाले सूत्र से हमने जो सूत्र निकाला था आई का, तो वही चीज सिद्धांत पे अगर आपसे किलकित कुंडली धारा मापी पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये संरचना लिख देनी, सिद्धांत आप उसका इसमें भी लिख सकते हो क्योंकि सिद्धांत सेम है। कहा गया ना कि इसका सिद्धांत व कार्यविधि निलंबित कुंडली के समान ही है। ठीक है, तो इतना ही आपका किलकित कुंडली धारा मापी अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपल आपको ये डायग्राम बनाना है और इसकी संरचना लिखनी। इसको रटना वैसे तो आपको पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने आपको समझा दिया इसका चित्र। अगर आप इसके चित्र को अच्छे से समझ गए तो आप इसको आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से लिख लोगे। इसके बाद अगर केवल किलकित कुंडली पेपर पे पूछा जाता है तो इतना लिखने के बाद आप वो जो निलंबित कुंडली पे सिद्धांत बताया उसका सिद्धांत आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आपका किलकित कुंडली कंप्लीट होता है। निलंबित कुंडली भी बढ़ा दिया, किलकित भी बढ़ा दिया, आसानी से आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई भी पेपर पे आ जाए, चाहे निलंबित कुंडली आ जाए चाहे किलकित कुंडली आ जाए, तो आपको आसानी से लिख के आना है। ठीक है, और अगर केवल चल कुंडली करके पूछ ले तब भी आप इस पे क्या लिख सकते हो, संरचना कोई भी बना देना, चाहे निलंबित वाली या किलकित वाली। ठीक है, आसानी से आप कर लोगे। तो आशा करते हैं यार आज आपको दोनों धारा मापी समझ में आई, निलंबित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी। अब आप आसानी से धारा का मापन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो।